हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जो आज हम लेकर के आए हैं, यह रीजनिंग का प्रश्न लाए हैं। जो आज रीजनिंग में हम लोग देखेंगे सम विषम एवं रिश्ते नाते से संबंधित, यानी कि रीजनिंग के इस क्लास में जो भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग रीजनिंग के प्रश्न की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रकाशक है, संपादक है, मुद्रक है और पाठक है। ये सभी एक अखबार से संबंधित लोग हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जहाज कप्तान से संबंधित है, यानी जहाज की कप्तान जो है वो उड़ान भरता है, तो उसी प्रकार से अखबार। तो चूंकि जहाज को कप्तान ये उड़ान भरता है, तो अखबार के लिए हो जाएगा कि संपादक, चूंकि संपादक जो है वो खबर लाता है और संपादक उसमें खबर लिखने का कार्य करता है, यानी अखबार के मुख्य रूप से जो है संपादक हो जाएगा। अगर जहाज के साथ यात्री रहता, कि जहाज जैसे यात्री से संबंधित है तो अखबार, तो फिर वहाँ पे यात्री, चूंकि जहाज में यात्रा करता है, उपभोक्ता है, तो वहाँ पे अखबार के साथ फिर पाठक जुड़ता। तो यहाँ रीजनिंग हमें यही बताता है कि किससे किसकी संबंध है, यानी अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करने का ये प्रदान करता है हमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मोची जैसे चमड़ा से संबंधित है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं उसमें कौन सा शब्द आएगा। तो चूँकि मोची जो है वह चमड़ा से बने हुए चमड़ा के सामान का निर्माण करता है। मोची चमड़ा से बने सामान का निर्माण करता है, तो दर्जी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दर्जी जो है यह बजाज दर्जी का कार्य करता है। कपड़ा बेचने वाले को हम बजाज कहते हैं। कमीज सीने का काम दर्जी करता है, धागा का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि चमड़ा से बनी वस्तु को मोची बनाता है, तो मोची चमड़ा से संबंधित है, तो दर्जी कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। यानी दर्जी का कार्य क्या हो जाएगा कि वो कपड़े को सिलने का कार्य करता है। दोस्तों, एक एक प्रश्नों को हम इस प्रकार से आपको समझाएंगे कि अगर रीजनिंग से इन टॉपिक्स से अगर प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे, और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स पर रीजनिंग के वीडियो आपको मौजूद कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि पोशाक जैसे दर्जी से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई से संबंधित क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा शब्द आएगा। तो चूंकि पोशाक को सीने का काम दर्जी करता है, तो यहाँ पर बढ़ई है, और बढ़ई का कार्य क्या होता है, तो बढ़ई का कार्य होता है ये फर्नीचर बनाना, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करना बढ़ई का काम होता है। इसलिए यहाँ पर जो है पोशाक दर्जी से संबंधित है। सिला हुआ कपड़ा पोशाक कहलाता है। उसी प्रकार लकड़ी से बना हुआ जो सामान है, पलंग कुर्सी, वो फर्नीचर कहलाएगा। तो यहाँ पर लकड़ी ना होकर के फर्नीचर होगा। चूँकि अगर कपड़ा दर्जी से संबंधित होता तो लकड़ी बढ़ई से संबंधित होता, लेकिन चूँकि कपड़ा का सिला हुआ रूप पोशाक दर्जी से संबंधित है, इसीलिए लकड़ी से बनी हुई वस्तु फर्नीचर जो है वो बढ़ई से संबंधित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित शब्दों में हमको क्या करना है कि एक विषम शब्द चुनना है। चार हमारे पास ऑप्शंस है, चारों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन चौथा जो है कोई एक तीन में से तीन संबंधित होंगे, चौथा एक विषम होगा। जैसे पत्र है, स्पीड पोस्ट है, एसएमएस है और मनी ऑर्डर है। तो पत्र हो या स्पीड पोस्ट हो या फिर मनी ऑर्डर हो, ये तीनों का संबंध किसी न किसी रूप से डाक सेवा से है। लेकिन एसएमएस के माध्यम से खबर भेजा जाता है, एसएमएस जिसका पूरा नाम ही लिखा जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है यह डाक से संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे है, यह मोबाइल से मैसेज भेजने से संबंधित है। पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये तीनों डाक सेवा से संबंधित है। लेकिन एमएमएस है, एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, एमएमएस भी मोबाइल से ही भेजा जाता है, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो यह मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जो है यह डाक से संबंधित नहीं है, इसलिए विषम शब्द के रूप में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित शब्दों से हमें क्या करना है कि विषम शब्द को चुनना है। यहाँ भी चार ऑप्शंस है, जिसमें से तीन किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, चौथा एक विषम है। जैसे देखिए वर्ग फीट है, वर्ग इंच है
और वर्ग मीटर है। तो फीट हो या इंच हो या मीटर हो, इसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं। क्योंकि जब वर्ग फीट, वर्ग इंच हो या वर्ग मीटर आएगा तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्रफल को नापेगा। किसी भी चीज़ के जो 2 डायमेंशनल होंगे यानी 2 विमीय आकृति का क्षेत्रफल को वो नापेगा, चाहे वो खेत हो, जगह हो या कोई भी आकृति का क्षेत्रफल नापना हो, त्रिभुज चतुर्भुज का, तो वर्ग मीटर में या वर्ग फीट में या वर्ग इंच में उसका क्षेत्रफल नापा जाएगा। लेकिन क्योंकि वर्गमूल है तो वर्गमूल जो है वो एक मैथमेटिक्स में वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये उससे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषम शब्द क्या है, वर्गमूल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जैसे समाचार पत्र जो है वह पाठक से संबंधित है, उसी प्रकार रोटी किससे संबंधित होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में हमें क्या प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पे हमें कौन सा शब्द आएगा। बेकर यानी रोटी बनाने वाला आएगा, या फिर उपभोक्ता आएगा, या खरीदार आएगा, या फिर गेहूं आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि गेहूं की रोटी तैयार की जाती है, खरीदार रोटी को खरीदता है, लेकिन उपभोक्ता जो होगा वो डायरेक्ट रोटी की सेवन करेगा। खरीदार रोटी खरीद करके वो किसी को दान भी कर सकता है, स्वयं भी सेवन कर सकता है, लेकिन जो उपभोक्ता होगा वो डायरेक्ट रोटी की सेवन करेगा, चाहे वो खरीद के करे या किसी से ले के करे या जैसे भी करे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बेकर रोटी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, समाचार पत्र को पाठक से संबंधित किया है, यानी समाचार पत्र को पढ़ने वाला यानी डायरेक्ट उसका उपभोग कर रहा है। उसी प्रकार रोटी का उपभोक्ता हो जाएगा जो डायरेक्ट उसका उपभोग करे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, यह जो है रिलेशन से संबंधित है, रिश्ते नाते से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा तो फिर इस पर आधार पर कोई भी प्रश्न आए तो हम गारंटी कहते हैं कि वो आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने क्या कहा। आगे कोट है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है, पिता के बहन की पुत्री है। तो यहाँ पर साइमन है, साइमन के पिता की बहन साइमन की कौन होगी, साइमन की बुआ हो जाएगी, यानी और उसके बाद उसकी बेटी क्या हो जाएगी, तो साइमन के बुआ की बेटी हो जाएगी। तो महिला का संबंध साइमन से क्या होगा, तो महिला का संबंध साइमन से हो जाएगा कि वो बुआ की बेटी है, यानी उसकी फुफेरी बहन हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का, कि साइमन जिस महिला की ओर संकेत करके कहा है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की बेटी है, तो वह उस साइमन की फुफेरी बहन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सी माता है ए और बी की, यानी मदर है कौन, सी किसकी, ए बी की मदर है। उसके बाद है कि डी जो है वह बी का डी पति है बी का, यानी डी जो है यह बी का हस्बैंड हो गया। तो सी और डी में कौन सा संबंध है, सी और डी में कौन सा, क्योंकि सी ए और बी की माता है, ए बी दोनों बहन हो सकती है, या ए भाई और बी बहन हो सकता है। चूँकि डी तो बी का पति है, तो यह संभव, ये 100% है कि बी जो है वो एक लड़की है। अब डी चूँकि बी का पति है, तो यहाँ पर सी और डी में, तो चूँकि बी की माँ सी है तो डी के लिए कौन हो जाएगा, तो डी के लिए वह माँ, उसकी माँ, लड़की की माँ सास हो जाएगी। यानी 8वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी और डी के बीच जो संबंध है वो सास और दामाद का संबंध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ध्यान से देखिएगा, सवाल कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बनाने में इंटरेस्ट आता है और सवाल का आंसर उसी में छुपा होता है। जब हम उस सवाल को 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। रीजनिंग एबिलिटी यही बताता है कि हम किस हिसाब से उसका तर्क कर पा रहे हैं, और जब ये तर्क करना आ जाएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने में 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय व्यतीत नहीं होगा। क्या कर रहा है कि ए की माँ की बहन की पुत्र की बहन, ए के माँ, इसकी बहन, एक की माँ हो गई मदर, मान लीजिए एम, बहन हो गई उसकी बी जो कि मौसी लगेगी। अब बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र क्या हो गया, बहन का पुत्र तो भाई हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा, बहन का पुत्र मौसेरा भाई। तो ए के माँ के बहन के पुत्र की बहन, तो पुत्र की जो बहन है तो वो हो जाएगी मौसेरी बहन। तो ए की कौन लगेगी,
तो ए की मौसेड़ी बहन लगेगी। सवाल में ही आंसर छुपा है कि ए के माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी का पुत्र मौसेरा भाई, और फिर मौसी के पुत्र का बहन जो है मौसेड़ी बहन हो जाएगी, यानी नामा का डी आंसर हो जाएगा। जब हम प्रश्न को सीरियली समझते हुए पढ़ेंगे वहीं से हमको आंसर इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैसे विषाणु चेचक से संबंधित है तो जीवाणु किससे है, यानी चेचक का रोग जो है वो विषाणु से फैलता है, तो उसी प्रकार जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आ जाएगा, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। वायरस चेचक जो है वो ये वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से जो है वो मलेरिया फैलेगा, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है। देखिए ध्यान से समझिए सवाल को। क्या कह रहा है कि यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है। आज मान लीजिए दिन है एक्स। अब विगत परसों यानी कल, फिर परसों, और उससे एक दिन पहले, उससे भी परसों से एक दिन पहले तरसों मान लीजिए, तो कल परसों से एक दिन पहले तरसों का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन है। तो शनिवार के 3 दिन बाद कौन होगा, शनिवार के एक दिन बाद होगा रविवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो बुधवार हो गया, शनिवार के 3 दिन बाद वाला दिन तो बुधवार है। तो इस हिसाब से आज का दिन क्या हो जाएगा, तो आज का दिन जो हो जाएगा, अगर इस पर हिसाब से देखा जाए 11वां का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूँकि शुक्रवार हो जाएगा। तो शनिवार के 3 दिन के बाद का दिन हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, और अगर इसको पीछे के हिसाब से खसकाए तो मंगलवार से पीछे क्या जाएगा, तो अगर आज के हिसाब से पीछे से खसकाए तो शुक्रवार के पीछे जाएगा गुरुवार, गुरुवार के पीछे बुधवार, और बुधवार के पीछे फिर जो है मंगलवार। क्योंकि परसों से एक दिन पहले है, तो आज अगर शुक्रवार है तो कल था गुरुवार, और परसों था बुधवार, और उससे पहले मंगलवार था, तो उस हिसाब से आज शुक्रवार का दिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। परसों क्या था, शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था तो शनिवार, आज कौन सा दिन है, रविवार। परसों शुक्रवार था तो आज हो गया रविवार। अब आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आज रविवार है तो कल सोमवार, और उसके परसों मंगलवार। अब मंगलवार के बाद फिर हमको 3 दिन जोड़ना है, तो मंगलवार के बाद 3 दिन कौन कौन जोड़ेगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो फिर वो दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। परसों शुक्रवार था, आज हो गया रविवार, और सवाल आगे क्या कर रहा है कि आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आज रविवार है तो आगामी परसों क्या होगा, सोमवार और मंगलवार हो जाएगा परसों का दिन, और उसके बाद फिर 3 दिन जोड़ना है, तो मंगल के बाद 3 दिन जोड़िए, और बुध, गुरु, शुक्रवार, यानी करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 कौन सा दिन होगा। याद रखिए कि जब भी साल में दिन बदलते हैं तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अगर 1 जनवरी रविवार को है और वह साल लीप ईयर नहीं है, तो अगले साल की जो जनवरी होगी वो सोमवार को होगी, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो 15 सितंबर चूँकि 2000 है, और उसके बाद 15 सितंबर 2001 की बात हो रही है, तो 2001 जो है वो लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा कि एक दिन बढ़ जाएगा, और सेम तारीख पूछा जा रहा है, 15 सितंबर यहाँ भी है, 15 सितंबर यहाँ भी है, और 2001 लीप ईयर नहीं है, तो ये शुक्रवार था, तो अगला दिन जो है वो शनिवार होगा। तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 शनिवार का दिन होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक खास कोड में रेल को लिखा गया है 5796। याद रखिएगा, रेल के लिए क्या लिखा गया है 5796, और टेप के लिए क्या लिखा गया है, TAPE के लिए लिखा गया है 3748। तो हमको उसी कोड में पेयर का लिखना है, तो खोजिए ध्यान से क्या आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करके हमें उत्तर पहले बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर की जगह पे 5 है, आर की जगह पे 5 है,
ए की जगह पर 7 है, आई की जगह पर 9 है और एल की जगह पर 6 है। उसी प्रकार टी की जगह 3 है, ए की जगह पुनः 7 है, पी की जगह 4 है और ई की जगह 8 है। तो हमें खोज लेना है पी है, पी की जगह पे क्या है 4, तो पी की जगह पे 4 आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए की जगह पे देखिए दोनों में ऑप्शन में 7 है तो ए की वैल्यू 7 हो गई। आई की वैल्यू 9 है तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 9। उसके बाद जो है फिर क्या है ई है, सॉरी आर है और आर की वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगी, यानी 7 4 9 5, 7 4 9 5 के हिसाब से क्या आ गया 14वां का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया कि 7 4 9 5 जो है यह सही उत्तर होगा। इस कोड को अगर हम लोग डिकोड किए हैं तो उससे हमें यह जानकारी मिल गई है। क्योंकि हम पहले कहें दोस्तों कि प्रश्न का जो उत्तर है वो उसी में छिपा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हम जरूर कराएंगे और हर एक सेट मौजूद हो जाएगा। इस रीजनिंग जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बनेगा वो सारे टॉपिक्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो परीक्षा में छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्येक शब्द में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर यू टू बी से हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करना है और उससे हमको क्या बनाना है, ये शब्द बनाना है। एक ही बार प्रयोग करना है तो जैसे अगर यू टी बी का प्रयोग करें एक बार तो बट बना और एक बार और प्रयोग करें तो हम लोग टब बना। अब दोबारा तो चूंकि प्रयोग करना नहीं है तो यानी यू टी बी को मिला करके हम लोग का यू टी बी का मिला करके हम लोग को 2 प्रमुख शब्द का हम निर्माण कर सकते हैं जो अर्थपूर्ण हो, एक बट लेकिन और एक टब जो कि टब डब्बा है। तो ये 2 अर्थपूर्ण शब्द हुआ, यानी 15वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यू टी बी का इस्तेमाल करके हम एक बार इस्तेमाल करके हम 2 प्रमुख अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित शब्दों में से फिर हमको विषम शब्द चुनना है। यहाँ पर है मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। बिना कंफ्यूज हुए आप एक शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर अगर आप चुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए सबसे पहले कौन शब्द को आप चुन रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मोती। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मोती क्यों होगा जबकि हीरा, कोयला, ग्रेफाइट जो है यह एक जैसे नहीं है। तो यह एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं यह तीनों संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप हैं, ये विज्ञान से संबंधित देखिए, और कोयला भी कार्बन से ही निर्मित है। तो यानी इस तीनों में मुख्य रूप से कार्बन का अंश है। और मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी मोती में जो है वो कैल्शियम अलग ये है। और हीरा, कोयला, ग्रेफाइट ये तीनों मुख्य रूप से समझिए तो कार्बन के अपरूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मोती इससे भिन्न शब्द हो जाएगा। तो तर्क शक्ति हमें इस प्रकार से मजबूत रखना है कि वो कहीं से भी प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है। जैसे मनोविज्ञान का संबंध मन से है, शरीर रचना विज्ञान का संबंध शरीर से है, ये भी सही है। उसी प्रकार जो है दर्शन का संबंध भाषा से और पुरातत्व विज्ञान का संबंध पुरावशेष से। तो ये मनोविज्ञान का संबंध तो मन से है, यानी साइकोलॉजी का संबंध जो है मन से है। शारीरिक रचना विज्ञान का संबंध शरीर से है, पुरातत्व विज्ञान का संबंध पुरावशेष से है। लेकिन किसी भी फिलॉसफी का संबंध भाषा से है ऐसा जरूरी नहीं है। दर्शन का संबंध भाषा के अतिरिक्त भी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा से उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि यह सदृश संबंध को नहीं दर्शा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी माह के 10वीं तिथि रविवार के दिन पहले पड़ती हो, रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो, किसी माह की जो 10 तारीख है वो रविवार से 3 दिन पहले है, तो दूसरे माह की किस दिन पड़ेगी, तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। इस सवाल को समझिए। सवाल है कि किसी माह की 10वीं तिथि जो है वो रविवार से 3 दिन पहले है, तो 10 तारीख जो है वो रविवार से 3 दिन पहले कौन दिन हो जाएगा, रविवार से 1 दिन पहले हो गया शनिवार, शुक्रवार और क्या हो गया गुरुवार। तो यानी कि थर्सडे है, 10 तारीख कौन सा है थर्सडे है। तो हमको पुराना कौन दिन है 2 तारीख, तो 2 तारीख पुराना है। तो यानी 10 में से हम क्या करेंगे 7 दिन माइनस कर लेंगे, तो 7 दिन माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 तारीख। तो 3 तारीख को कौन दिन था, 3 तारीख को थर्सडे था, क्योंकि हर 7 दिन पर सेम डे रिपीट होता है। तो 3 तारीख को थर्सडे था, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, 2 तारीख को वेडनेसडे हो जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रकार 18वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल में
ही आंसर छुपा है, हम बार बार कह रहे हैं। कह रहा है कि 10वीं तिथि जो है वो 10 तारीख का दिन रविवार से 3 दिन पहले है। रविवार से 3 दिन पहले अगर आप दिन जोड़िएगा तो शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार यानी थर्सडे है 10 तारीख, तो फिर उसको हमको 2 तारीख को कौन दिन था, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, 7 घटा लीजिए तो 3 को थर्सडे था तो 2 को बुध हो जाएगा यानी वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस प्रकार सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है, मान लीजिए कि आज बुधवार 1 तारीख है, तो रविवार, तो बुधवार के बाद जोड़िए रविवार कितना तारीख हो रहा है। आज अगर हम मानते हैं कि बुधवार है और बुधवार को 1 तारीख है, तो रविवार जो है वो संडे का दिन, संडे को कितना तारीख हो जाएगा, संडे को हो जाएगा 4 तारीख। उसके बाद जो है 25 दिन के बाद हमको दिन जोड़ना है, तो 7 का रिपीट ले लीजिए। 4 अगर संडे है तो फिर 7 4 11 भी संडे होगा, फिर 11 के बाद 7 18 भी संडे होगा, और 18 के बाद जो है 7 25 भी ये संडे हो जाएगा। तो ये 7 3 दिन हुआ तो 21 दिन पूरा, तो 21वां दिन इतवार होगा, तो 22वां दिन सोमवार, 23वां दिन मंगल, 24वां दिन बुध और 25वां दिन बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज अगर बुधवार है तो रविवार के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। कैसे जोड़े हैं, आज बुधवार मान लीजिए 1 तारीख है तो रविवार 4था तारीख हो गया, 7 दिन यानी 11 को रविवार होगा, 18 को रविवार होगा, 25 को रविवार होगा। तो इसमें दिन कितना निकल गया हमारा, दिन निकल गया हमारा इसमें 21 दिन। तो 22वां हो गया रविवार के बाद, फिर कौन सा दिन, सोमवार, 23वां मंगलवार, 24वां बुधवार और 25वां दिन पूछ रहा है जो कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से फिर हमको एक विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर विषम शब्द कौन होगा, कुरुक्षेत्र है, सारनाथ है, पानीपत है, हल्दी घाटी है। ये तीनों ऐतिहासिक स्थल है, चारों ऐतिहासिक स्थल है। इसमें से 3 किसी न किसी रूप से संबंधित है और चौथा संबंधित नहीं है। क्यों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर देखिएगा तो कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी, यहाँ तीनों जगह पर राजाओं ने अलग अलग समय में लड़ाइयाँ लड़ी है, यानी यहाँ पर युद्ध हुए हैं। लेकिन सारनाथ में कोई युद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया है, जिसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल तो है लेकिन युद्ध क्षेत्र नहीं है। बाकी हरियाणा में कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो या फिर यह हल्दी घाटी हो, ये सभी जो है यह ऐतिहासिक ऐसे स्थल है जहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीजनिंग से संबंधित कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है इस 20 प्रश्न में तो आप कमेंट करके बताइए, और अगले सेट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।